ठीक है, तो आंसर इसका देख लीजिए, मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज ऑब्वियस। गुड आफ्टरनून सर कौन सा पेज में? पेज नंबर 14। गुड आफ्टरनून। So silver metal is the best conductor of electricity. So it is obvious that we should make electric wires of silver metal, but silver is a very costly metal. तो अगेन वही वाली चीज़ है कि सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, बल्कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें यूज़ करना चाहिए सिल्वर को इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, लेकिन क्यों नहीं करते हैं भाई? महंगा बहुत है। ठीक है, कहाँ तक चांदी के वायर लगाओगे? ठीक है ना, सर पहले तो चोरी भी हो जाती है। चोरी हो जाते थे। तो के वायर चोरी हो गए सर। हाँ के वायर चोरी हो गए सर। हाँ हाँ, तो we use copper and aluminium wires for the transmission of electricity because copper and aluminium have very low resistivity due to which they are very good conductors of electricity. उनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये कहा जाता है। अच्छा, जिसकी रेसिस्टिविटी कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसका रेसिस्टेंस भी कम है, और रेसिस्टेंस कम है तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा करंट का फ्लो होगा। हमने कल ना एक फॉर्मूला देखा था रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को कनेक्ट करने वाला, रिलेट करने वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये देखा था। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि देखिए न्यूमरेटर में क्या है? रेसिस्टेंस, और न्यूमरेटर में इधर क्या है? रेसिस्टिविटी, और एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और या फिर मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि R और रो ये दोनों न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, इसका मतलब रो बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी कम होती है, रेसिस्टिविटी कम तो इसका मतलब उनका रेसिस्टेंस भी कम। रेसिस्टिविटी कम है इसका मतलब रेसिस्टेंस भी कम, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर रेसिस्टेंस कम है तो फिर वो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ही नहीं करेगा। करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाली प्रॉपर्टी को ही रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो इसका मतलब क्या है? गुड आफ्टरनून। इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट का कंडक्शन उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो करंट का कंडक्शन बहुत अच्छा होता है, इस वजह से हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, और सिल्वर को भी यूज़ करा जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि सिल्वर क्योंकि बहुत महंगा है तो अंबानी के घर में ही शायद सिल्वर यूज़ होता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एटसेट्रा आर मेड ऑफ एन अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय कभी भी, अलॉय पहली चीज़ तो ये है कि अलॉय कोई एलिमेंट नहीं होता, अलॉय कभी कोई कंपाउंड नहीं होता, अलॉय हमेशा मिक्सचर होता है। याद रखिएगा, अलॉय एक मिक्सचर होता है। जैसे आपने ये देखा होगा जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या आर्मी वाले होते हैं, तो आपने देखा होगा उनके कंधे पर जो सितारे लगे रहते हैं ना, जो चमचमाते रहते हैं, तो वो चमकने में तो ऐसा लगता है जैसे गोल्ड के हों, लेकिन गोल्ड के नहीं होते, है ना, अलॉय होते हैं। क्या होता है वो बताएंगे? किसके होते हैं? नहीं, वो होते हैं इसके ब्रास के, ये ब्रास के होते हैं। और ब्रास जो है, ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीतल। पीतल, तांबा ब्रॉन्ज होता है, जो आपने पहले ब्रॉन्ज बोला था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज में कॉपर को मिक्स करने से ब्रास बनता है, और भी 2-3 मेथड्स और भी होते हैं ब्रास बनाने के, लेकिन जो मेन है वो ब्रॉन्ज और कॉपर को मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्स करने से क्या होता है? अलॉय बनाने से क्या होता है? पहली चीज़ कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस अगर बढ़ गया किसी भी चीज़ का तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर रोकेगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होना चाह रहे हैं और आप उनको रोक रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स टक 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 लगातार जो है मूव करते रहेंगे अंदर, और जब वो मूव करते रहेंगे आप उनको रोक रहे हो, आप उनको रोक रहे हो, तो वो आपस में टकराएंगे। और जब कोई चीज़ आपस में टकराएगी तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक, तो है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार चाहते हैं कि हम फ्लो करके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएं। और कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कुछ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये वायर है पूरा, इधर भी वायर है और इधर भी वायर है। अब यहाँ पर बीच में आपने एक अलॉय लगानी है।
ठीक है। अलॉय फॉर एग्जांपल आपने ब्रास का एक वायर यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो मान लीजिए ऐसे है ये अलॉय, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको ताकि हमें समझने में आसानी हो। सर इलाइटोस में एक्सपेंड भी काफ़ी करते हैं सर। अलॉय एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करते, बहुत थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है ना, उनमें स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गर्मी का फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी का फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट रस्टिंग भी नहीं होती उनकी। आपने सुना होगा जो मोटर बाइक्स होती हैं उसमें अलॉय व्हील्स होते हैं, जो व्हीकल्स हैं उनमें अलॉय व्हील्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ये अलॉय व्हील को लेकर एक प्रोफेशन हुआ करता था, वो प्रोफेशन ख़त्म हो गया कि टायर जो होते थे, टायर्स का अलाइनमेंट सेट किया जाता था पहले इनका, टू व्हीलर्स का, अभी भी होता है, वो होता है 4 व्हीलर्स का। अब अगर मान लीजिए मैं अपनी कार लेता हूँ और मैं अपनी कार में चारों अलॉय व्हील्स लगवा लेता हूँ, तो एक अलॉय व्हील का जो रिम आता है ना, वही 12-15 हज़ार रुपये का आता है एक, है ना। और अगर हम टायर की बात करने लगे तो जो टायर है, टायर सिर्फ 4,000 4,500 का आ जाता है। तो अगर एक अलॉय व्हील 12 या 15 हज़ार का आता है, तो 4 कितने के आ जाएंगे? 60,000। तो कार की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। और इंडिया में जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमर्स हैं कि ज़रा सी भी बढ़ गई, क्या चाहिए वाली कार तो 5 लाख की, 5.5 की, 5 वाली लूँगा मैं, ठीक है। तो सीधी बात ये है कि कॉस्ट को बचाने के लिए, हाँ, स्टील रिम लगाते हैं। इसलिए नहीं, सिंपल आयरन का रिम होता है। आप ये देखिएगा कि मोस्टली जो कार्स होती हैं उनमें आयरन का रिम होता है और आयरन के ऊपर प्लास्टिक का एक फ्लैप लगा दिया जाता है। तो जनरल स्टील रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील रिम बोलते हैं उसको जनरल। सील्ड रिम। स्टील। अच्छा, स्टील का, देखिए वो स्टील का नहीं होता है, क्योंकि स्टील जो है, स्टील के ऊपर पॉलिश करना पॉसिबल नहीं होता। आप कभी भी देखेंगे कि जो कार होती है, तो कार के जो व्हील्स होते हैं, व्हील के ऊपर व्हील कवर लगे रहते हैं, उनको ऐसे ही खींच कर आप उठाड़ें, निकल जाएंगे बाहर। तो जब आप निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे अंदर ना ब्लैक कलर का होता है, तो वो ब्लैक कलर का होता है। कोई कार कंपनी एल्यूमिनियम का भी बनाती है, वो भी सस्ता पड़ता है, लोहे का भी सस्ता पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा वो अलॉय का पड़ता है। अलॉय का फ़ायदा सुनिए भाई, न जाने कितने सारे गड्ढे वगैरह रोड में होते हैं, तो कार का जो व्हील है ना, जो रिम होता है उसका, अगर अलॉय का बना हुआ है तो अलॉय के व्हील में कभी भी किसी भी तरीके का डेविएशन आता ही नहीं है, मतलब वो मुड़ता नहीं है कभी भी। वो किसी हाइट से भी गिर जाए तो भी नहीं मुड़ता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत केसेस में अलॉय व्हील भी मुड़ जाती है। तो वो ये है ना कि ठीक नहीं वो होता, फेंकने पड़ता फिर वो फेंकने पड़ते हैं। सीधी बात ये है कि भाई जब इम्पैक्ट ही इतना ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अभी साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई ना, सर मेनली पहाड़ों पे होता है। पहाड़ों पर होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, साइरस मिस्त्री की अभी डेथ हुई है, मर्सिडीज़ में बैठा हुआ था, और है ना, लेवल सही था। सब कुछ सही था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ही मालूम है, मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, ये कार्स इतनी महंगी क्यों आती हैं? क्योंकि इन कार, और ज़्यादातर इन कार्स को लेने वाले लोग भी कौन होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो लोग इसको अफोर्ड भी कर पाते हैं, पहली चीज़ तो ये है। अब उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों होती है? इनमें मॉर्टेलिटी रेट जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। मॉर्टेलिटी रेट ज़ीरो होता है कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इनकी इम्पैक्ट टेस्टिंग करवाई जाती है, 20 मंजिल से गिरा दिया जाता है कार को नीचे, है ना। और गिराने के बाद ये देखा जाता है कि अंदर बैठा हुआ जो डमी बैठा हुआ है, क्या उसको कोई नुकसान हुआ? तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो अंदर बैठे हुए आदमी की जान बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से इन कार्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। नो डाउट थोड़ी लग्जूरियस कार्स में भी आती हैं कि अंदर की कुशनिंग वगैरह बड़ी महंगी होती है, लाइटिंग बड़ी महंगी होती है, प्लास्टिक बड़ी हाई क्वालिटी की होती है, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसीलिए यूज़ करी जाती हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ अलॉय पर। तो जो अलॉय व्हील्स होते हैं उनका एक काम तो ये होता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा काम क्या होता है? रस्टिंग ही नहीं होती, कभी ख़राब ही नहीं होते। क्या आप कीचड़ में चलाओ, पानी, बारिश, आंधी, बारिश, बरसात, तूफान में कैसे भी आप चलाइए, हवा से या रस्टिंग से ऑक्सीडेशन होता नहीं है उनका, और वो ख़राब नहीं होता। उनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। तो ऑप्शनल देते हैं व्हीकल कंपनीज़ वाले, ऑप्शनल देते हैं। अगर आप स्कूटर भी लेने जाएंगे ना, तो स्कूटर में भी आप ये देखेंगे, नॉर्मल अगर स्कूटर आप देखेंगे 70 या 80 हज़ार रुपये का आता है। अलॉय व्हील्स वाला अगर आप लेंगे तो वही 90 या 95,000 का आता है। हाँ, तो अब मैं वापस आता हूँ इस पर अलॉय का। तो अलॉय का एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी ये कि भाई वो जो होता है उसमें रस्टिंग नहीं होती, और तीसरी प्रॉपर्टी उसका रेसिस्टेंस बड़ा ज़्यादा होता है, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है। तो मैंने वायर को ऐसे कनेक्ट कर रखा है किसी बैटरी से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो जब नेगेटिव टर्मिनल वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी नेगेटिव टर्मिनल का इफेक्ट होगा, और जब ये वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल का इफेक्ट होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल का इफेक्ट यहाँ तक, नेगेटिव टर्मिनल का इफेक्ट यहाँ तक, और ये अलॉय है
तो कोई भी दुनिया का एलिमेंट आप ले लो, उसको आप उसका आप मिक्सचर बना दो, उसका आप कंपाउंड बना दो, कुछ भी बना दो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। और जब हम बैटरी लगाएंगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल, अरे वाह पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया हमको, तो हम तो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो हम तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, ऐसे ऐसे जाना चाहेंगे पॉजिटिव की तरफ, ऐसे कर दो ताकि दिखाई दे ढंग से। तो ऐसे पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो मेटल का वायर है इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको भी लेकर जाएंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है कि अलॉय जो है, अलॉय का काम क्या होता है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कराना। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जाना तो चाहेंगे आगे, है ना, लेकिन जा नहीं पाएंगे। इनको रेसिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। तो अलॉय का काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रोक कर रखना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देगा। और इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करेंगे तो भाई जाएंगे टकराएंगे फिर यहीं रुक जाएंगे, जाएंगे टकराएंगे फिर यहीं रुक जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि कोई एक बॉटल हो मेरे अंदर, मेरे पास कोई पानी की बॉटल हो या लोहे की बॉटल हो, ये मान लीजिए, और उसके अंदर हम छोटी छोटी लोहे की बॉल्स इंक्लूड कर दें उसके अंदर, और हम लगातार उसके अंदर ये चाहें कि वो बॉल्स मूव करती रहें, तो वो बॉल्स बार बार टकराती रहेंगी। तो जब बार बार वो टकराएंगी तो होगा क्या, अल्टीमेटली वो जो एक्सटीरियर कवरिंग है लोहे की वो गर्म हो जाएगी। तो इसी वजह से जब अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब ये टकराते रहेंगे और कहीं जा नहीं पाएंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ हीटअप हो जाएगी। तो जहाँ पर भी मुझे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मैं अलॉय लेता हूँ। समझ गए मेरी बात? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं अलॉय लेता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि भाई क्योंकि उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हीटिंग कॉइल कहीं भी बनाई जाती है तो हम अलॉय का यूज़ करते हैं। वैसे मैं लिखा था इंडक्शन जो होते हैं वो बहुत फास्ट गर्म होते हैं, पर उनमें फिर क्या यूज़ करते हैं? उनमें भी यही होता है। अलॉय जो होते हैं ना, अलॉय की भी कैटेगरी होती है। अलॉय की कैटेगरी ये है कि भाई एक तो हो गया बहुत कम कैटेगरी का, मतलब एक के अंदर तो बहुत कम वायर हमने यूज़ करी है और एक के अंदर हमने वायर थोड़ी ज़्यादा यूज़ करी है। लेकिन फिर क्या होता है कि इंडक्शन, खासतौर पर जो इंडक्शन स्टोव होता है, इंडक्शन स्टोव की बात कर रहा हूँ, तो जो इंडक्शन स्टोव होता है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा उसको कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो ना के बराबर कंज्यूम करता है। अरे नहीं, बहुत कम करता है। इंडक्शन का ये फ़ायदा होता है, असली फ़ायदा यही होता है कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता है। आप दो चीज़ें ले लीजिए, एक हीटिंग स्टोव भी होता है, हीटर का एक स्टोव भी होता है, और एक होता है इंडक्शन स्टोव। आप दोनों को लगा कर देखो और देखो, हीटर वाला स्टोव जो है वो तो बिजली का बिल बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा, है ना, वो तो बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से जाएगा। लेकिन इंडक्शन का उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उसमें ना मैग्नेटिज्म यूज़ करा जाता है। मैग्नेटिज्म में होता क्या है कि एक कॉइल है ऐसे और उसके सामने दूसरी कॉइल लगा दी जाती है, तो ये इसके अंदर करंट को इंड्यूस करती है। तो आप यूज़ करेंगे एक कॉइल, लेकिन इफेक्ट आएगा दो कॉइल के बराबर। ये कंसेप्ट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं बताऊंगा भी तो सर के ऊपर से जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस में नहीं, तो अभी इसको छोड़ो। तो हम सिर्फ इस पर आते हैं कि वाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एटसेट्रा आर मेड ऑफ एन अलॉय। क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं तुरंत अगर गर्म करना चाहता हूँ तो भाई मेरे को हाई रेसिस्टेंस वाला वायर चाहिए, और वो अलॉय का होता है। So the heating elements of electrical heating appliances such as electric iron, toaster, etc. are made of an alloy rather than a pure metal because the resistivity of an alloy is much higher than that of a pure metal. alloy की resistivity pure metal के comparison में बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए वो गर्म हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। Second है, an alloy does not undergo oxidation or burn easily even at high temperature when it is red hot. तो alloy की खास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक, मतलब अगर वो गर्म भी हो रहे हैं तो गर्म होने पर ये नहीं है कि जल जाए। अगर मान लीजिए कि हम किसी नॉर्मल वायर की बात करें तो नॉर्मल वायर अगर गर्म होगी, कॉपर की वायर होगी, एल्यूमिनियम की वायर होगी, जल जाएगी। और ऐसा होता भी है कि वायर जब आपस में चिपक जाते हैं तो आपने सुना होगा एक शब्द शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। तो शॉर्ट सर्किटिंग में यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर अगर आपस में टकरा जाते हैं तो स्पार्क्स जनरेट होते हैं, और ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो चिपक ही गए आपस में तो स्पार्क जनरेट होना तो बंद नहीं होगा, वो तो होता रहेगा। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि घर की जो वायरिंग है, घर की जो वुडन आइटम्स हैं, उन्होंने अगर गलती से स्पार्क पकड़ लिया तो फिर पूरे घर में आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अलॉय का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आग भी नहीं लगती क्योंकि ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की हेल्प से किसी भी चीज़ का जल जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वो जलेगा। स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क होता है?
भी बताता हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अलॉय Yes. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रास है, ब्रास। और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो सबसे ज़्यादा अलॉय यूज़ होता है दैट इज़ निक्रोम। निक्रोम NICHROM, निक्रोम। और एक टंगस्टन भी होता है, टंगस्टन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है बल्ब में होता जो है। बल्ब में। और जो फैंसी लैंप्स होते हैं ना, देखा होगा कि घरों के बाहर लोग एक इधर लैंप लगा लेते हैं, किधर सुंदर से रखते हैं वो लैंप, उसमें भी टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करा जाता है। अच्छा जी, अब तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि जो रेसिस्टिविटी है, वाई वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। और सिल्वर का इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि रेसिस्टेंस उसका भी कम होता है, लेकिन क्या है, महंगा बहुत होता है, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब उसके बाद हम जरा क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो क्वेश्चंस जो है ना आसान ही है, डायरेक्ट मतलब आपका न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट वैल्यू डालनी है फॉर्मूले में तो हो जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है। ठीक है, जरा देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर, अच्छा अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें ना तो ये सारे नोट्स मैंने लखनवी सिंह में से बना रखे हैं, तो उसमें जो बैक साइड में एक्सरसाइज दे रखी है वहाँ पर तीनों कैटेगरी दे रखी है क्वेश्चंस की जो आते हैं एग्जाम में, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। और एक वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले हॉट्स वाले हैं, उनको चाहे तो छोड़ देना, इनको तो छोड़ देना। कौन से? एग्जाम में आके हॉट्स वाले नहीं, जरूरत नहीं है। देखिएगा, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, कॉपर वायर की लेंथ कितनी दे रखी है? 2 मीटर। लेंथ जो है उसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही होती है, तो मीटर है तो मीटर नहीं रहने देंगे, तो एल क्या हो गया? 2 मीटर। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी हमारा मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, है ना, तो मीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है तो मीटर स्क्वायर नहीं रहने देंगे। A is equal to 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 into 10 की पावर -2 ohms। तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो क्या है? 2 into 10 की पावर -2 ohms। ठीक है, और कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। वो बोल रहे हैं कि आपको कॉपर की रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो भाई रो निकालना है, रो निकालना है। तो अब आप ये देख लो कि हमारे पास वेरिएबल्स, फॉर्मूला यही है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करके याद कर लो, या याद रख लेना राल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, या इस तरह से याद रख लेना, राल बोल देते हैं तो याद रहता है आसानी से, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, राल हो गया। या फिर ओम्स लॉ के लिए वी बोल देते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। तो याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स हैं, कोई 3 दे रखी होंगी और चौथी निकालनी होगी। तो आप ये देख लो, आर ए और एल तीनों दे रखा है, रो निकालना है, फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर कितना है? 2 into 10 की पावर -2, ए कितना है? 1.7 into 10 की पावर -6। ठीक है, और एल कितना है? 2 मीटर। तो भैया 2 से तो 2 कट गया, अब सीधा सीधा है 1.7 और 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6 8, तो 10 की पावर -8। अच्छा, रेसिस्टिविटी इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद अगला देखेंगे भाई। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को देखनी है इसमें कि किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। रेसिस्टिविटी जो है वो वही रहेगी। ठीक है, एक जरा सा नन्ना सा टुकड़ा ले लिया मैंने कॉपर का, अगर मान लो उसकी रेसिस्टिविटी इतनी दे रखी है 1.7 into 10 की पावर -8, तो बहुत बड़ी कॉपर की अगर मैं शीट लूँगा तो उसकी रेसिस्टिविटी भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो उसका रेसिस्टिविटी का ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना, ना उसका लेंथ से कोई लेना देना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आप याद रखिए, हमने कल जो डिस्कशन करा था उसमें ये कहा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ कम करूंगा तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने बोला था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A।
यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a ये, ठीक। और दोनों को जब कंबाइन कर दिया था तो क्या हो गया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंक्लूड करा था रो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कॉपर का है, तो आप कॉपर का वायर बनाओ, आप कॉपर का ब्लॉक बना दो, आप कॉपर की चेन गले में डालकर घूमो, उसका रेसिस्टिविटी वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, तो रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती। रेसिस्टेंस को चेंज करा जा सकता है, लेंथ बढ़ा दोगे रेसिस्टेंस चेंज, कम कर दोगे रेसिस्टेंस कम, एरिया बढ़ा दोगे रेसिस्टेंस कम, एरिया घटा दोगे रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो वो चेंज करा जा सकता है, रेसिस्टिविटी नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, और कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। अब एक चीज़ आपको बताऊंगा, याद रखना, नोट करके लिख लेना, क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ है। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई बोलता है 20,000 तो उसको बोल देते हैं ना 20K, सुना है, 20,000 को 20K बोल देते हैं, 30,000 को 30K, 50,000 को 50K, ये K क्यों बोलते हैं? हाँ, K1000 का साइन होता है, ठीक है, पता है, तो ये चीज़ सबको पता है क्या नहीं? हाँ, अच्छा, ये क्यों होता है ये देखिएगा, आपने कई बार ये देखा होगा कि मुझे कहीं पर दे रखा है 20 किलोमीटर और कोई बोले कि भाई इसको आपको मीटर में चेंज करना है, तो अभी आपने बताया कि K1000 का साइन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि K का मतलब ही 1000 है, और K का मतलब 1000 का मतलब ये हो गया कि 20 इंटू 1000, तो भाई K की जगह तो 1000 लिख दिया, M तो M ही रहेगा, M तो अभी M ही रहेगा, तो K की जगह लिखा है 1000, तो 20,000 मीटर बोल देते हैं इसको। इस वजह से हम इसीलिए कहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो किलोमीटर, तो जो किलो है, K इज़ फॉर किलो, K किलो के लिए होता है, तो किलो का मतलब ही होता है 1000 या फिर 10 की पावर 3 किलो, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है। अभी इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर आपने देखा कि 5 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो K का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे 5 इंटू 10 की पावर 3, मतलब K की जगह आपने 10 की पावर 3 लिख दिया, एंड G विल रिमेन एज इट इज। सिमिलरली एक टर्म होता है मिली, मान लो 5 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो ये जो M है, दिस M इज फॉर मिली एंड दिस M इज फॉर मीटर, तो इस मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और M अपनी जगह पर ही रहेगा। ऐसे ही एक टर्म होता है सेंटी, एक टर्म होता है सेंटी, अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मीटर तो एज इट इज रहेगा, और ये जो सेंटी है CENTI, इसकी जगह होता है 10 की पावर -2। तो ये पूरी एक टेबल है, ये आपको अभी तो नहीं करनी, 11th क्लास में करनी है, ठीक है। नैनो का मतलब होता है, अगर कहीं पर NM लिखा हुआ है तो यानी कि नैनोमीटर लिखा हुआ है, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, गीगा का मतलब 10 की पावर +9, मेगा का मतलब 10 की पावर +6, और किलो का मतलब 10 की पावर +3। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, वो अभी नहीं करनी, 11th में करनी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए, जिसकी ज़रूरत हमको अभी पड़ेगी 10th स्टैंडर्ड तक में, कि अगर कहीं पर K है यानी कि किलो है तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, और अगर कहीं पर स्मॉल m है यानी कि मिली है तो उसकी जगह 10 की पावर -3 आ जाएगा। समझ गए, किलो मतलब 10 की पावर 3, मिली मतलब 10 की पावर -3। तो ये चीज़ मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत ही इस चीज़ से होती है। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, तो भाई डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, डायमीटर भी तो एक लेंथ ही है ना, तो उसकी जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज मीटर, मिली में तो नहीं ले सकता उसको, इसका मतलब क्या है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, समझ गए, क्योंकि मिली की जगह 10 की पावर -3 आ गया। अब मुझे डायमीटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए रेडियस, रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5/2, 0.5 इंटू 10 की पावर -3/2 मीटर, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.25, तो रेडियस इज 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये हो गया। अभी इसके बाद देखिएगा, वो बोल रहे हैं एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी कितनी है
1.6 इंटू 10 की पावर यानी कि वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर रेसिस्टिविटी इतनी दे रखी है, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलते हैं ये पार्ट में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम, ठीक। तो ये पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आप वायर की लेंथ बताइए। तो ये जो डायामीटर दे रखा है, डायामीटर रेडियस ये तो सर्कल में होता है, ये तो सर्कल में होता है, तो वायर में क्यों दे रखा है? बाहर का होता है सर्कल फॉर्म में। किस चीज़ का दे रखा है डायमीटर, ये बताओ बस। क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही। इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे वायर होती है ना, तो वायर किसकी फॉर्म में होती है? सिलेंडर की फॉर्म में, जैसे कि ये सिलेंडर। लेकिन इसको अगर ऐसे कोने से देखेंगे तो एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, उस सर्कल का ही डायमीटर दे रखा है। डायमीटर को आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। अच्छा, रेडियस आ गया तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो अभी रेडियस है मेरे पास, पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। रीज़न क्या है? यहाँ जो रेडियस है वो 0.25 दे रखा है। काश ये 0.35 होता तो बहुत बढ़िया रहता। 7 से 0.35 कट जाता, 7 5 होता है ना 35, लेकिन 0.25 में तो 7 से कटेगा नहीं, तो पाई की जगह 3.14 ले लो, ठीक है। 3.14 और रेडियस कितना है? 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 3.14 एज इट इज, और जब 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 625। तो 0.25 का क्या हो जाएगा? पहले तो लिख दो 625, है ना। और 0.25 हाँ नहीं 0.25 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 0.0625, क्योंकि पॉइंट के बाद टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 4 हो गई ना भाई। 0.25 इंटू 0.25, तो 25 से 625 होता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, यानी कि टोटल 4 डिजिट। तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, चौथी है नहीं तो लिख दो 0.0625। अच्छा, जब किसी पावर वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं या पावर वाले टर्म की पावर होती है, तो बेटा पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर जब होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -3 इंटू 2 यानी कि -6 हो जाएगा, और 10 की पावर -6। और ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नेटवर्क वगैरह ठीक है? चलिए ठीक है। कृपया एयरटेल की कृपया मैसेज आ गया था इनका कि शाम को 5:15 बजे तक प्रॉब्लम रहेगी इंटरनेट में, और चल भी नहीं रहा था, बीच में चल रहा था, रुक रहा था, पर अभी चल रहा है। चलिए जी, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, और रेसिस्टिविटी दे रखा है, ठीक है। और उसके अलावा जो ए पार्ट है, ए पार्ट पे उन्होंने रेसिस्टेंस भी दे रखा है 10 ओम। Therefore, rho is equal to RA upon L. कह रहे हैं what should be the length of the wire so that its resistance becomes 10 ohm. रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए तो लेंथ कितनी होगी वायर की, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको इधर ले आओ, रो एल इज इक्वल टू आर ए। एल निकालने के लिए रो को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। तो एल इज इक्वल टू आर, आर इज 10 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये अभी निकाला, अभी पूरा सॉल्व नहीं करा मैंने इसको। तो 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8। अब जो 10 की पावर -8 है इसको ऊपर ले जाओ, और ये 10 है तो इसका मतलब 10 की पावर 1 है, ठीक है।
अब 10 की पावर 1 था ऊपर, ये -8 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर +8 और एक 10 की पावर -6 है। तो जितने भी 10 की पावर वाले हैं वो तो सारे एक तरफ लिख लिए, ठीक है भाई। ये 10 था मतलब 10 की पावर 1, ये 10 की पावर -8 जब ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर +8 बन जाएगा और ये 10 की पावर -6। तो ये तीनों एक तरफ लिख लिए, ये और ये। तो क्या बचा अभी 3.14 × 0.0625। तो लिखो जरा 3.14 × 0.0625 अपॉन में क्या बचा हमारे पास 1.6, ठीक है। ये बेटा लास्ट में मैंने 0.0625 लिखा है और इधर 10 की पावर -6 आउट ऑफ फोकस हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए L इज इक्वल टू 10 की पावर 8 और 1, तो 8 + 1 कितना हो गया 9 और 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, तो 10 की पावर 3 हो गया 8, 10 की पावर 3। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जरा कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 4, तो पॉइंट गया, तो चलो इसको इस तरफ करना है 3.14 × 0.0625 अपॉन 1.6। तो पॉइंट गया नीचे आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इधर पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1 के बाद 1 2 3 4, ठीक है। और इधर पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 1 10 और आ गया ऊपर, ठीक है। अब इससे क्या होगा L इज इक्वल टू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 हो गया, तो इसको ऐसे लिखो 1 2 3 4 × 314 × 625। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक समझ गए? ऐसे डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 16 छोड़ो और ये 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 लिख दो इधर। यहाँ 10 की पावर 4 बन गया था, मैंने जानबूझकर 10,000 लिखा है उसको, क्यों? क्योंकि ये 16 से कट जाएगा, मुझे पता है। देखिए 16 6 × 96, 100 - 96 कितना हो जाएगा 4, 4 0 40, 16 2 × 32, 40 - 32 इज 8, 8 0 80, 16 5 × 80। तो 625 × 625 × 314 अपॉन 10 की पावर 6 ये है। तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आने वाली है, इसको कैलकुलेट कर लो। 625 × 625 कितना हो गया 5 5 = 25, 5 2 = 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 6 = 30 और 1 31, 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 2 = 4 और 1 5, 2 6 = 12, ठीक है। डबल क्रॉस लगाइए, 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 2 = 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 = 36 और 1 37, ये आ गया। तो इधर आ गया 5, 2 + 0 2, 1 + 5 6, 3 + 2 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 7 9, 390625, ठीक। 390625। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 314 से, ठीक है जी। देखिएगा 4 5 = 20, 4 2 = 8 और 2 10, 4 2 = 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 6 = 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 4 0 = 0 और 2 2, 4 9 = 36, 3 कैरी, 4 3 = 12 और 3 15। क्रॉस लगाइए, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 6 0 9 3 390625, ठीक है। डबल क्रॉस लगाइए, 3 5 = 15, 1 कैरी, 3 2 = 6 और 1 7, 3 6 = 18, 1 कैरी, 3 0 = 0 और 1 1, 3 9 = 27, 2 कैरी, 3 3 = 9 और 2 11, ये 0 0 + 5 is 5, 5 + 2 7 + 5 12, 1 carry, 1 + 2 3 + 6 9 + 7 16, 1 carry, 1 + 6 7 और 8 15, 1 carry, 1 + 5 6 और 9 15 और 1 16, 1 carry, 1 + 1 2 + 3 5 + 7 12, 1 carry, 1 + 1 2 और इधर आ गया 1।
122656250, ठीक है। तो L कितना आ गया 122656250, ये हो गया। अब क्या करना है, नीचे है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, ठीक है। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग गए, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 जीरो बचे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट लगा दो और ये पाँचों जीरो काट दो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट करके मैं लिखूँगा L इज इक्वल टू 122.65 मीटर, 122.65 मीटर, ठीक है। आंसर देखिए इसमें लिखा हुआ होगा, ये पार्ट का आंसर इन्होंने दे रखा है 122.7 मीटर, लगभग वही है। 122.65 अप्रॉक्सीमेट करके 122.7 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बी पार्ट में क्या पूछा है। हाँ जी, लेकिन ये वाला स्टेप ज़्यादा ट्रेंडी नहीं हो गया, यहाँ पे बुक में सिंपल देगा। अरे तो बुक में कैलकुलेशन थोड़ी करी होगी उन्होंने, दिखाओ यहाँ पे दिखाओ जैसे सर तुमने कह रहे हो ऊपर से उसको मल्टीप्लाई कर लिया था, आर है, अच्छा। तो इन्होंने, हाँ ठीक तो है, इन्होंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया था, पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया, वही है, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, जैसा ठीक लगे, ठीक है। तो 122.65 मीटर ये हो गया। बी पार्ट में देखेंगे, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब इसको कैसे करेंगे, आप इसको, एक तरीका है वो बताता हूँ। क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, रेसिस्टिविटी का लंबा आता है क्वेश्चन। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, इसका एक तरीका होता है। 2 मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूँ, पिक करवा दूँगा। वन टू टू 65 पॉइंट फिर आता है 122.65 होगा ना। 1265 पॉइंट। मैंने सर 5 से पहले कट कर लेना यहाँ पे। कुछ गलती करिए तो नहीं, ये इन सबको 5 से कट कर लेना पहले। अच्छा, सर मेरा पॉइंट इसके बाद आ रहा है, इस पूरे के बाद। तो मोबाइल गलत ना तो ना वही मैं देख के बताता हूँ। मैंने वहाँ पे 5 से कट कर लिया 625 और 100 को। अभी बता रहा हूँ, कुछ माइन्यूट सी गलती हुई हो। सर अगर पूरा में ऑलमोस्ट सही कराओ और कैलकुलेशन गलत होता है तो कितने मार्क्स मिलते हैं? टीचर की कृपा पर डिपेंड करता है, उसका मूड कैसा है। सर मेरे से कभी बात चलिए जी, अब जरा देखो, वो बोल रहे हैं कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। रेसिस्टेंस को डबल करने की बात नहीं कर रहे हैं, डायमीटर को डबल करने की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे बी पार्ट है तो सबसे पहले मैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूंगा। उन्होंने क्या बोला कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। भाई देख लीजिए। सर हाँ जी, सर वो वाला 10 कहाँ पे है जो ऊपर मल्टीप्लाई 10 था?
ये ये सर अच्छा, ये- बीच वाले ये वाला है 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 4 हो गया, यानी कि 1 के आगे 4 0, 10,000। समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़? अच्छा अच्छा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये सोचो कि क्या मुझे दोबारा से रेसिस्टेंस डबल, इन्होंने बोला कि अगर डायमीटर डबल हो जाए तो क्या मुझे दोबारा से इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करना होगा देखिएगा, उन्होंने बोला कि इसी वायर का अगर डायमीटर डबल हो जाए तो क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि भाई आर क्या होता है, रोयल अपॉन ए। अभी मैं सिर्फ फार्मूला में ही जो कुछ करूँगा मॉडिफिकेशन फार्मूला में ही करूँगा बस। तो आर इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए, ए का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको डायमीटर की टर्म्स में लिखो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, और आर क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो आर की जगह d/2 लिख दिया। तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया, पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर, d/2 मतलब रेडियस ही तो है, रेडियस की जगह d/2 डाल दिया हमने। अब इसको एक्सपेंड करो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, और d का स्क्वायर क्या हो गया, d स्क्वायर, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर का अगर कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो r की वैल्यू आ गई 4 रो एल अपॉन पाई d स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये मेरा रेसिस्टेंस आ गया डायमीटर की टर्म्स में, ठीक है। ओरिजिनली अगर रेसिस्टेंस इतना था तो अब नया रेसिस्टेंस क्या होगा, व्हेन डायमीटर इज डबल्ड। नाउ न्यू रेसिस्टेंस when now new resistance when diameter is doubled, जब डायमीटर को डबल कर दिया जाएगा तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, उस नए रेसिस्टेंस को R डैश मान लो, R डैश। तो हमने कहा R डैश इज इक्वल टू 4 रो, रेसिस्टिविटी एक मेटल की या किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेसिस्टिविटी रो ही रहेगी। उन्होंने बोला लेंथ को कोई चेंज नहीं करना है, तो लेंथ भी सेम रहेगी। पाई एक कांस्टेंट है, पाई में कभी कोई चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, तो पाई एज इट इज रहा। डायमीटर को डबल कर दिया तो भाई डायमीटर d की जगह आपने लिख दिया 2d, तो 2d का स्क्वायर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। हमने नया रेसिस्टेंस निकाला, तो रेसिस्टेंस और डायमीटर में रिलेशन हमने ये निकाल लिया, क्योंकि अब डायमीटर डबल हो गया, डायमीटर इज डबल। तो डायमीटर यानी कि d की जगह मैंने 2d ले लिया। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा सा और करते हैं आगे। ये मैं मिटा दूँ, अगर ये नहीं था तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये हो गया R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई इंटू 4d स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर का 4 है इसको अलग ले दो, 1/4 रो L अपॉन पाई d स्क्वायर। अभी अंदर मैथ्स का कीड़ा कुल बुटारा होगा कि 4 से 4 को काट दूँ, है ना। बड़ी बेचैनी सी हो रही होगी, है ना, ये क्यों नहीं काटा जा रहा इसको। वो काटने ना काटने का एक रीज़न है कि ये जो 4 रोयल अपॉन पाई डी स्क्वायर है ना, 4 रोयल अपॉन पाई डी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू तो मैं जानता हूँ ना, ये तो R है ना, ये तो R है ना। तो हम क्या करेंगे, R डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू R। और जरा बताना पहले वाले केस में रेसिस्टेंस क्या था, 10 था। तो इसका मतलब क्या है कि R डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 डिवाइड करो 2.5, तो 2.5 ओम आ गया, समझ गए। तो इसलिए पूरी लंबी कैलकुलेशन करके कि भाई उसमें रेसिस्टिविटी की वैल्यू डालो, उसमें डायमीटर डालो, डबल करो, फिर उसका स्क्वायर करो, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ये देख लीजिए, अलग तरीका है, तो मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ।
कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, हमें मालूम है, ठीक है। एरिया क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, किसी भी अगर मैं वायर की बात करूँ तो उसका इधर वाला हिस्सा इज अ सर्कल, तो वो सर्कल क्या होगा आपका, वो पाई आर स्क्वायर होगा उसका एरिया, मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब ये जो रेडियस है, रेडियस को अगर डायमीटर की टर्म्स में लिखें तो रेडियस क्या होता है, d/2, डायमीटर का आधा, ठीक है। तो r की जगह लिख दिया d/2, d/2 का स्क्वायर करा तो आ गया d²/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 4 आ गया ऊपर, तो r इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, r इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहाँ तक करके छोड़ दिया इक्वेशन नंबर 1। और यही जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, ये 10 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, अब आपको उसी वायर में बस डायमीटर डबल कर देना है उसका। तो मैं क्या करूँगा, बाकी सारी चीज़ें सेम, बस जहाँ पर डायमीटर लिखा हुआ था उसकी जगह 2d डाल दिया, d की जगह 2d डाल दिया, क्योंकि डायमीटर इज गेटिंग डबल्ड, तो 2d डाल दिया। अब 2d का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4d स्क्वायर, तो पाई इंटू 4d स्क्वायर, 4 रो एल पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। देखते ही हमारी आंखों में चमक आ गई कि ये तो r के बराबर है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज छोड़ दिया। क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है, ये नीचे वाला 4, इसको कहो बेटा तो बाहर आ, पहले तुझे बाद में देखूंगा, तो ये बाहर आ गया, ये हो गया 1/4। इसकी वैल्यू कितनी है, r कितना है 10, 4 को 10 से डिवाइड, अगर किसी कीड़ा दौड़ के उसने कट कर दिया तो क्या? कट कर दिया तो भाई फिर वो करता ही रहेगा, फिर वो डायमीटर की वैल्यू डालेगा, फिर उसका स्क्वायर करेगा, और फिर कहेगा कि हमने एग्जाम में किया है। फिर वो आप अपने आप से ही बातें करेगा कि ये मैंने इस मनुष्य घड़ी में ये काम कर दिया। सर मैंने कहा एग्जाम में किया था, तो उसने मालूम। अच्छा, और फिर ऐसा करते टाइम ना थोड़ी देर में फिर ये भी होता है कि मैम प्यास लगी, थोड़ा पानी वानी मिल जाएगा, फिर पानी भी पीना पड़ता है, पानी पीने भी जाना पड़ता है, उसमें टाइम और वेस्ट होता है। फिर क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को ले डूबता है, समझ रहे हैं, अगले क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलता, और फिर बाहर आकर के यार ये बड़ा नालायक टीचर है, इसने बड़ा लेंथी पेपर दिया था, फिर ये होता है। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है 17, इसी के जैसा है, 17 पेज नंबर पर एक क्वेश्चन और है, इसी के जैसा है, करके देखना आप एक बार, करके देखना, अगर डाउट आए तो मेरे से पूछो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है बस इसका, रेसिस्टिविटी वाले का, तुम्हारा है ना कल एग्जाम, यहीं तक आ रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना, अगर डाउट आ जाए तो मुझे बता देना, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल वाला करवाएंगे। ओम्स लॉ खत्म, रेसिस्टिविटी तक ये सारा आपका खत्म, मतलब जो पेपर में आ रहा है वहाँ तक हो गया आपका। अब वही तो हमारे में पूरा इलेक्ट्रिसिटी आता है, कोई बात नहीं, मैं कल भी साइंस ही कराऊंगा, मैं कल भी साइंस ही करूँगा। कब है एग्जाम, कब है? 19 को है ना सर 19 को है, मैं करा दूंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी करा दूंगा। सर रिप्रोडक्शन और ब्रीदिंग की बात है। अरे उसको कर लेना यार, थ्योरेटिकली बायो में कोई इतना परेशान होता नहीं है, करवा दूंगा मैं ये।